स्वागत है आप सभी का गायत्री पीजी कॉलेज सांचौर की ऑनलाइन क्लासेस में। हम लोग बात कर रहे थे बीएससी पार्ट फर्स्ट जूलॉजी के सेकंड पेपर के बारे में, और पिछले लेक्चर में बात की थी स्पंज में पॉरीफेरा जंतुओं में कैनाल सिस्टम की, नाल तंत्र की। तो जो मेरा पिछला लेक्चर था वो नाल तंत्र का फर्स्ट पार्ट था, और उसमें हम लोगों ने चर्चा की थी नाल तंत्र की सामान्य जानकारियों के बारे में। वो इंट्रोडक्टिव पार्ट हम लोगों ने डिस्कस किया था। आज नाल तंत्र के सेकंड पार्ट में हम डिटेल डिस्कशन करेंगे साइकन, जो स्काइफा इस नाम से भी जाना जाता है, उसमें साइकन प्रकार का नाल तंत्र उपस्थित होता है। तो आज के इस लेक्चर में साइकन प्रकार के नाल तंत्र के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो टॉपिक स्टार्ट करते हैं। साइकन टाइप का जो नाल तंत्र है, और मॉडल के रूप में स्काइफा या साइकन को हमने लिया है, उसी में इस नाल तंत्र को आज डिस्कस करेंगे। मैंने यहां पर एक आरेख के द्वारा समझाने की कोशिश की है कि स्काइफा में जो ये साइकन प्रकार का नाल तंत्र होता है उसकी व्यवस्था कैसी है, और फिर बात करेंगे इस नाल तंत्र के कौन से घटक हैं, और फिर इस नाल तंत्र में जो वाटर करंट, जो जल धारा निकलेगी, उसका पथ, उसका मार्ग क्या होगा। तो पहले इस डायग्राम को देखते हैं हम। नंबर 1, आपको यहां पर जो ये स्ट्रक्चर्स दिख रही है, पूरी लंबाई में आपको सब जगह दिखेगी। ये जो स्ट्रक्चर दिख रही है, ये नाल तंत्र का पहला कंपोनेंट है, जिसे ऑस्टियम के नाम से जाना जाता है। थोड़ा इस पे चर्चा करूंगा मैं। पॉरीफेरा जो संघ है, अगर हम इन जंतुओं की बात करते हैं तो पॉरीफेरा शब्द का ही अर्थ है पोर बियरिंग एनिमल्स, यानी ऐसे जंतु जिनके शरीर पर सूक्ष्म छिद्र उपस्थित होते हैं, और इन्हीं छिद्रों को ऑस्टिया के नाम से जाना जाता है। खूब सारे हैं ऑस्टिया। अगर मैं संरचना में एक छिद्र की बात कर रहा हूं तो इसे ऑस्टियम कहेंगे। तो जो ऑस्टिया है
वो इस नाल तंत्र का पहला कंपोनेंट घटक है। इसी से होकर इस नाल तंत्र में जल का प्रवेश होता है। तो साइकन प्रकार के नाल तंत्र का जो पहला घटक है आपके, वो है ऑस्टिया। एक इसी से होकर नाल तंत्र में जल का प्रवेश होता है। ओके, अगर मैं ऑस्टिया की बात करूं तो ऑस्टिया से होकर ही वाटर करंट की, यानी जो जल धारा है या जो जल है, उसका इस नाल तंत्र में प्रवेश होता है। अब कितना जल प्रवेश करेगा, ये सब कुछ इस ऑस्टिया के आकार पर, इस छिद्र के आकार पर निर्भर करेगा। तो हम क्या देखते हैं कि इस ऑस्टिया के चारों ओर विशेष प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। इन कोशिकाओं का नाम है मायोसाइट्स। ये जो मायोसाइट्स हैं, ये इस ऑस्टिया जो छिद्र है, इसके आकार को कम करती हैं, बढ़ाती हैं। तो मायोसाइट्स एक्चुअल में इस नाल तंत्र में कितना जल प्रवेश करेगा, ये उसका नियंत्रण करेगी। तो ये ऑस्टिया के आकार को बढ़ाकर, घटाकर जल के प्रवेश को नियंत्रित करती है। अगली बात करते हैं डायग्राम के अंदर। ऑस्टिया आगे की ओर ये इस संरचना में खुला, एक चैम्बर के जैसी, कोश के जैसी संरचना आपको दिख रही है। ये जो चैम्बर है या ये जो कोश है, वो इस नाल तंत्र का दूसरा घटक है। इसे हम नाम देंगे इन करंट कैनाल। तो जो इन करंट कैनाल है, वो इस नाल तंत्र का दूसरा घटक है। तो दूसरे घटक की मैं यहां बात करता हूं। नाल तंत्र का ये आपके दूसरा घटक जो है वो आ गया इन करंट कैनाल। कल मैंने बात की थी पिछले लेक्चर में कि कैनाल सिस्टम जो है, नाल तंत्र है, वो देह भित्ति के अंतर्वलन से बना है। कि ये देह भित्ति अंतर्वलित हुई, भीतर की तरफ मुड़ गई। तो जब भी देह भित्ति का अंतर्वलन होता है, तभी इन करंट कैनाल बनती है। तो जो इन करंट कैनाल बनी, आपको याद रखना है, इस कैनाल का निर्माण ही देह भित्ति की इनवेजिनेशंस, हिंदी में कहूं तो मैं अंतर्वलनों से इस कैनाल का निर्माण हुआ है। ये कैविटी अगर मैं पीछे की ओर देखूं, यहां पर आप देखते हो ब्लाइंड है, आगे कहीं खुलती नहीं है। तो बाहर तो खुल गई ऑस्टियम के द्वारा, पीछे ब्लाइंड है, किसी प्रकार की कोई ओपनिंग यहां पर नहीं है। तो पानी ऑस्टियम से आ गया इन करंट कैनाल में। आगे हम देखते हैं, यहां एक छोटी सी संरचना आती है। उस संरचना का नाम है प्रोसोपाइल। नाम याद रहेगा,
अगर मैं इस डायग्राम में प्रोसोपाइल बताऊं तो ये आपको छोटे छोटे छेद दिख रहे हैं यहां पर, इन छेदों को हम कहेंगे प्रोसोपाइल। तो प्रोसोपाइल जो है वो इस नाल तंत्र का तीसरा कंपोनेंट है। तो पानी ऑस्टियम से आया इन करंट कैनाल में, और इन करंट कैनाल में ये जो एक ओपनिंग दिख रही है आपको, छोटे छोटे छेद दिख रहे हैं, तो इन करंट कैनाल में छोटे छोटे छिद्र है। ये इस नाल तंत्र का तीसरा घटक है प्रोसोपाइल। प्रोसोपाइल क्या करेगा, इस आए हुए जल को यहां लाकर छोड़ देगा। तो आप क्या देखते हो कि इन करंट कैनाल के समानांतर एक इन करंट कैनाल, सॉरी ये इन करंट कैनाल, फिर ये एक और कैनाल आई, फिर एक इन करंट, फिर तो एकांतरित रूप से इन करंट कैनाल के साथ कुछ और कैनाल हैं। इन कैनाल को हम रेडियल कैनाल के नाम से जानते हैं, और ये इस तंत्र का चौथा घटक हो गया आपके रेडियल कैनाल या चैम्बर कह सकते हो। तो क्या देखते हैं कि इन करंट कैनाल और रेडियल कैनाल एक दूसरे के पैरेलल हैं और एकांतरित अल्टरनेट है, एक वो आएगी तो एक ये वाली होगी। तो ये और ये अल्टरनेट है, एक इन करंट एक रेडियल, एक इन करंट एक रेडियल, ये व्यवस्था आप देख सकते हो। तो जल क्या हुआ, ऑस्टिया से इन करंट कैनाल में आया, वहां से प्रोसोपाइल में गया, प्रोसोपाइल से वो रेडियल कैनाल में पहुंच गया। ये आपकी रेडियल कैनाल है। रेडियल कैनाल में आप क्या देखोगे, कुछ विशेष प्रकार की कोशिकाएं बनाई है मैंने, ऐसी यहां पर भी होगी जितनी रेडियल कैनाल है। तो वहां पर विशेष प्रकार की कोशिकाएं, और ये जो कोशिकाएं हैं रेडियल कैनाल की, ये विशेष प्रकार की कशाभिकाओं वाली हैं, और इन कोशिकाओं को हम कॉलर सेल्स के नाम से जानते हैं। तो साइकन में आप क्या देखोगे कि केवल और केवल रेडियल कैनाल में ही आपको कॉलर सेल्स जो कॉइनोसाइट्स है, कशाभिकाओं वाली कोशिकाएं हैं, वो मिलती हैं। रेडियल कैनाल के आगे हम देखते हैं कि रेडियल कैनाल आगे इस संरचना के द्वारा यहां खुल गई। तो ये जो संरचना है जो रेडियल कैनाल के जल को आगे मुक्त कर देगी, इसको हम कहेंगे एपोपाइल। तो जो अगला घटक है इस नाल तंत्र का, उसका नाम है एपोपाइल। तो एपोपाइल ने क्या किया, रेडियल कैनाल से जल को आगे मुक्त किया और आगे कहा कि सभी रेडियल कैनाल का जल यहां बीच में आएगा अपने अपने एपोपाइल के द्वारा। यहां एपोपाइल, यहां एपोपाइल, यहां यहां यहां। तो ये जो बीच में जो संरचना बनी सेंट्रल कैविटी, ये इस नाल तंत्र का छठा घटक है, और इसे हम स्पंजोसील के नाम से जानते हैं। तो जो नेक्स्ट घटक आया नाल तंत्र का, वो है आपका स्पंजोसील। इसे आप सेंट्रल कैविटी कहोगे। ये स्पंज की संरचना में ठीक बीच में उपस्थित है। तो अभी तक जल का पथ ऑस्टिया से पानी इन करंट कैनाल में आया, इन करंट कैनाल के वहां प्रोसोपाइल नामक छिद्र है, उसके कारण वो जल रेडियल कैनाल में पहुंच गया। अगर हम संरचना देखते हैं तो इन करंट कैनाल और रेडियल कैनाल
एक दूसरे के समानांतर और एकांतरित है। तो एक आई इनकरंट, एक रेडियल, इनकरंट रेडियल, इस तरह की व्यवस्था है। रेडियल कैनाल सबसे इंपॉर्टेंट भाग है, मैंने बताया था यहां पर कॉलर सेल्स हैं जिनमें फ्लैजिला, हिंदी में कहें तो कशाभ उपस्थित होते हैं, और इन्हीं फ्लैजिला में जब गति ऐसे स्पंदन करते हैं, ये फ्लैजिला ऐसे स्पंदन करेंगे तो उसी स्पंदन के कारण ये जल धारा बनती है, यानी ऑस्टिया से होते हुए इन घटकों में जल प्रवेश करता है। तो जल धारा की जो उत्पत्ति होती है एक्चुअल में वो इस रेडियल कैनाल अरीय नाल से होती है। फिर एपोपाइल, ये आ गया स्पंजोसील, सेंट्रल कैविटी है, सभी एपोपाइल जल को लास्ट में लाकर इस स्पंजोसील में छोड़ देते हैं। अब जल बाहर निकलना है तो यहां पर एक सिंगल छिद्र दिखेगा आपको, ये लास्ट कंपोनेंट है इस सिस्टम का, जिसे ऑस्कुलम के नाम से जाना जाता है। तो अंतिम घटक है इसका ऑस्कुलम, जहां से होकर जलधारा बाहर चली जाएगी। तो यहां पर एक तो खूब सारे छिद्र हैं ऑस्टिया, एक ही छिद्र होता है ऑस्कुलम। तो ऑस्टिया से जलधारा एंटर होगी, ऑस्कुलम से जलधारा बाहर निकल जाएगी। तो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है ऑस्टिया और ऑस्कुलम में क्या अंतर है। तो ऑस्टिया संख्या में खूब है, ऑस्कुलम केवल एक होगा। ऑस्टिया से जलधारा भीतर प्रवेश करेगी, ऑस्कुलम से वो बाहर निकल जाएगी। तो ये कुल 7 कंपोनेंट मैंने इस डायग्राम में भी आपको दिखाए, आरेख के अंदर, और यहां इनके बारे में कुछ जानकारियां हमने समझने की कोशिश की। तो ये हमने बात की आज स्काइफा में, साइकन में, जो साइकन प्रकार का नाल तंत्र है उसको समझने की। कल इस कैनाल सिस्टम का तीसरा पार्ट में डिस्कस करूंगा और उसमें हम 2 चीजें बात करेंगे कि इस नाल तंत्र में कि जल का मार्ग क्या है, एक आरेख द्वारा वो भी क्लियर करेंगे, प्लस इस नाल तंत्र में जल धारा की उत्पत्ति किस प्रकार होती है उस पे भी हम कल बात करेंगे। तो आई होप ये 7 कंपोनेंट, ऑस्टिया, इनकरंट कैनाल, प्रोसोपाइल, रेडियल कैनाल, एपोपाइल, स्पंजोसील, ऑस्कुलम, एक तो ये नाम आपको याद हुए। प्रत्येक घटक की कुछ विशेष बातें हैं वो मैंने यहां लिख दी हैं, और एक ये आरेख के द्वारा इसे समझने की कोशिश की है। तो आई होप आज का लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।